नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज 7 नवंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो अब आप लोग हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर वीडियो से संबंधित PDF फाइल आपको उपलब्ध हो जाया करेगी और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। तो चलते हैं कल अंत में पूछे गए प्रश्न पर। कि कल हमने वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा था वह इस प्रकार था कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बनी है। ऑप्शन थे हमारे पास अवनी चतुर्वेदी, मिंटी अग्रवाल, शिवांगी सिंह, भावना कंठ। तो इसका आंसर था मिंटी अग्रवाल। जिन लोगों ने मिंटी अग्रवाल आंसर दिया है वह है सही है। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है वीडियो का कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कोविड-19 वैक्सीन खुराक के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में यह समझौता बांग्लादेश और भारत की किस कंपनी के बीच हुआ। ऑप्शन है हमारे पास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, भारतीय चिकित्सा और अनुसंधान परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ बांग्लादेश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक की प्राथमिक खुराक के वितरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और वर्तमान में भारत में परीक्षण के तहत कोविड-19 के जो है 3 टीकों पर काम चल रहा है, जिसमें एक स्पुतनिक वी नामक एक रूसी वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कोविशील्ड और ICMR और भारत बायोटेक के द्वारा बनी संयुक्त रूप से जो वैक्सीन है उसका नाम है कोवैक्सीन। तो इसके अतिरिक्त भारत जो है गावी यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन की कोवैक्स सुविधा का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य इस सुविधा का जो उद्देश्य है वो सभी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना है। यानी कि टीके के मामले में यदि कोई भी देश यदि टीके को विकसित कर लेता है, वैक्सीन को विकसित कर लेता है, तो उसमें राष्ट्रवाद की भावना ना हो कि केवल और केवल अपने ही देश में उसका वितरण हो, बल्कि उसे पूरे विश्व में सभी देशों को दिया जाए। जो कोरोना वायरस से जैसे पूरा विश्व प्रभावित है तो पूरे विश्व को वह दिया जाए। इसके अलावा बांग्लादेश पर यदि हम एक दृष्टि डालें तो बांग्लादेश भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया का एक देश है जिसकी सीमाएं भारत और म्यांमार के साथ साझा होती है। भारत में इसकी सीमा अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के साथ साझा होती है। ये जो सीमा है ये पश्चिम बंगाल के साथ, मेघालय के साथ, असम के साथ, त्रिपुरा के साथ और मिज़ोरम के साथ साझा करता है बांग्लादेश भारत में। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ ये वाला क्षेत्र है, चटगांव वाला जो क्षेत्र है बांग्लादेश का, वो बर्मा के साथ जुड़ता है, यानी कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, भारत और म्यांमार के साथ। भारत में किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के साथ जो है ये सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, प्रधानमंत्री इसकी शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। मुद्रा यहाँ की टका है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सत्वाधानम कार्यक्रम को किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन है हमारे पास रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। अभी भारत के उपराष्ट्रपति ने वर्चुअल तरीके से अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सत्वधानम कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर मेधासनी मोहन द्वारा तिरुपति में श्री कृष्ण देवराय सत्संग के दौरान इसका आयोजन किया गया। और अवधानम भारत में एक तरीके से प्राचीन समय से ही लोकप्रिय एक साहित्यिक प्रदर्शन है। सत्वधानम में यानी कि 7 और अवधानम जो पीछे वाला शब्द है अवधानम, ठीक है। तो अवधानम जो है एक प्राचीन
लोकप्रिय साहित्यिक प्रदर्शन है भारत में। और अवधानम की जो ये उत्पत्ति है एक संस्कृत साहित्यिक प्रक्रिया के रूप में हुई थी, लेकिन इसके बाद आधुनिक समय में इसको अभी जो संजो कर रखा है वह तेलुगु और कन्नड़ भाषी जो कवि हैं उन्होंने इसको पुनर्जीवित किया हुआ है अवधानम को। अवधानम एक रोचक साहित्यिक गतिविधि है जिसमें मुश्किल साहित्य पहेलियों को हल करना, कविताओं को सुधारना और ऐसे कई कार्यों को एक साथ करने की एक व्यक्ति की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। यदि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में हम चर्चा करें तो भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में भारत के संविधान में अनुच्छेद 63 से 71 तक प्रावधान किए गए हैं। यह संसद में राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं एवं इस संदर्भ में उसकी शक्तियां और कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही होती हैं, लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होती हैं। इस संबंध में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद से हमने लिया है। तो जैसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो भी सीनेट जो कि अमेरिका का उच्च सदन है उसके सभापति होते हैं। तो राज्यसभा जो कि भारत का उच्च सदन है उसके सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। इनका जो मुख्य कार्य है कि राष्ट्रपति का जो पद है उसके त्याग पद, राष्ट्रपति के पद से त्याग देने या निष्कासन हो जाने, मृत्यु हो जाने, अन्य कारणों पर जब यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है भारत में। जैसे अगर हम इसका उदाहरण देखें तो 2 उदाहरण हमारे सामने देश में आए अभी तक कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये 2 भारत के राष्ट्रपति रहे जिनका निधन हो गया। और उनके निधन के समय जो उपराष्ट्रपति थे, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन के समय वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, तो इन्होंने राष्ट्रपति का पद कार्यवाहक के रूप में संभाला। और ऐसे ही फखरुद्दीन अली अहमद जो के समय जो उपराष्ट्रपति थे वो वीडी जत्ती थे और इन्होंने बतौर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य उस समय किया। उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस 6 माह की अवधि के बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए और नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाना चाहिए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर। तो इसका आंसर होगा 6 नवंबर को। तो प्रतिवर्ष युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में जो पर्यावरण का शोषण होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, उसको रोकने के लिए हर साल जो है 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली जो है उसने स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणालियों के महत्व को पहचानने और सशस्त्र संघर्ष के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर प्रबंधन और करने के लिए 27 मई 2016 को इस संकल्प को अपनाया था कि 6 नवंबर को इस जागरूकता के रूप में इसे मनाया जाएगा कि जो इंटरनेशनल डे है किसके लिए, कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के दौरान जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उस नुकसान को कम करने के लिए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा आज का कि प्रधानमंत्री मोदी और इटालियन प्रधानमंत्री के बीच शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर। हालांकि ये हो चुका है, कब हो चुका है? 6 नवंबर में हो चुका है। प्रधानमंत्री और इटालियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इटालियन प्रधानमंत्री ग्यूसेप कॉन्टे के बीच आभासी द्विपक्षीय या द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 नवंबर को किया गया। और इस सम्मेलन में सरकार से सरकार और जो निजी क्षेत्र के समझौते थे उन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इटली की यदि हम बात करें तो इटली यूरोपीय संघ में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में 5वें स्थान पर आता है और जिनमें जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस पहले 4 स्थान पर आते हैं जो यूरोपीय संघ से और भारत के बीच में जो व्यापार होता है। इटली की राजधानी रोम है और मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति इसके सर्जियो मैटेरेला है और प्रधानमंत्री ग्यूसेप कॉन्टे हैं। यूरोप की स्थिति भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इटली
जो है वो यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक प्रायद्वीपीय देश है। यूरोप महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति में अगर इटली को देखा जाए तो इटली की भौगोलिक स्थिति क्या है कि यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में है इटली, और ये एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश किसे कहा जाता है या प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? प्रायद्वीप का अर्थ होता है कि वह भूमि जो तीन ओर से जल से घिरी हुई हो। तो जैसे ये इटली है, ये इटली का मानचित्र है पूरा, और इधर ये एड्रियाटिक सी है और इधर पूरा ये मेडिटेरियन सी है जो इसको तीन ओर से जल से घेर रही है। तो ये एक प्रायद्वीपीय है, पेनिनसुला है, प्रायद्वीपीय देश है। और इसके साथ जो सीमा साझा करने वाले देश हैं कौन कौन से हैं? फ्रांस हैं, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है और स्लोवेनिया है। तो ये चार देश जो हैं इटली के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इटली जो देश है वो कहाँ है? इटली यूरोप के दक्षिण में एक देश है जो भूमध्य सागर में तीन ओर से घिरा हुआ है। राजधानी इसकी रोम है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में बड़े पैमाने पर अलग कोरल रीफ की खोज की गई। ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से कौन से देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं हमारे पास न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पाए जाते हैं जो कि कोरल रीफ की एक अवरोधक दीवार है। वैज्ञानिकों ने अभी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में बड़े पैमाने पर अलग कोरल रीफ जो कि 500 मीटर लंबी है कि इसकी खोज की गई है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर यह स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण अगर हम देखें तो पॉलिप्स नामक जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित जो उनके खोल होते हैं, अस्थि पंजर होते हैं, उसके अलावा कार्बोनेट तलछटों से भी होता है जो इन जीवों के ऊपर हजारों वर्षों से जमा हो रहा होता है। इसके अलावा अगर प्रवाल भित्तियों को विश्व के सागरीय जैव विविधता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए इन्हें हॉट स्पॉट कहा जाता है सागरीय जैव विविधता का, तथा इन्हें समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है। जिस प्रकार स्थलों पर सदाबहार वर्षा वन जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, वहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है या सदाबहार वन है वहाँ पर जैव विविधता बड़े पैमाने पर पाई जाती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाई जाती है, तो इसीलिए इसे समुद्रीय वर्षा वन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। हालांकि इस महाद्वीप को मूल रूप से ओशनिया कहा जाता है। ओशनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया देश आता है। इसके साथ ही ये सबसे बड़ा द्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया जो देश है ये सबसे बड़ा द्वीप भी है। इसकी राजधानी कैनबरा है और प्रधानमंत्री इसके इस समय स्कॉट मॉरिसन हैं। कोरल रीफ की लोकेशन अगर हम देखें तो यहाँ आपको कोरल सी नज़र आ रहा होगा। कोरल सी के बराबर में ही यहाँ पर ये पूरी कोरल रीफ की एक दीवार है जो समुद्र के अंदर है, जो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर बनी हुई है और ये पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरावने को जनरल का रैंक सम्मान दिया, जनरल रैंक का सम्मान दिया। ऑप्शन है हमारे पास भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा नेपाल। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरावने को नेपाली सेना मानद रैंक प्रदान किया है। और काठमांडू में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास, जो निवास का क्या नाम है, शीतल निवास में इस सम्मान के लिए समारोह का आयोजन भी किया गया। और इसी प्रकार का अगर हम एक पुरस्कार देखें तो इसी प्रकार के पुरस्कार जनवरी 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेपाली सेना के प्रमुख पूर्णचंद्र, क्या नाम था, पूर्णचंद्र थापा को भारतीय सेना का मानद जनरल बनाया था। और इस वर्ष 2020 में भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं उनको ये नेपाल ने जनरल का मानद रैंक प्रदान किया है। नेपाली सेना में जनरल के मानद रैंक की जो परंपरा है वो 1950 में शुरू हुई थी और 1950 में ये जनरल के.एम. करियप्पा को इस पद से सुशोभित होने वाले
पहले भारतीय सेना प्रमुख बने। 1950 में ही जनरल KM करियप्पा पहले ऐसे भारतीय बने जिन्हें नेपाल सरकार ने इस पद से सम्मानित किया था। नेपाल की स्थिति देखें तो नेपाल की स्थिति भारत में हिमालयी क्षेत्रों में है और भारत के हिमालयी राज्यों से ये सीमा साझा करता है, उसके साथ साथ मैदानी राज्यों से भी सीमा साझा करता है। जैसे अगर हम भारत के कुछ राज्यों को देखें तो उत्तराखंड इसके साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र और सिक्किम, तो ये राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल एक बफर स्टेट है जो चीन और भारत के बीच में स्थित है। इधर इंडिया है और इधर चाइना है और इसके बीच में एक बफर स्टेट की तरह ये काम करता है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जॉन पॉम्बे मगुफुली किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? जॉन पॉम्बे मगुफुली किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ऑप्शन है हमारे पास तंजानिया, केन्या, मोजाम्बिक, सोमालिया। तो इसका आंसर होगा तंजानिया। जॉन पॉम्बे मगुफुली तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, दूसरे कार्यकाल के रूप में चुने गए। अगर हम तंजानिया की स्थिति देखें तो तंजानिया एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीका के पूर्व में स्थित है ये, और इसकी राजधानी जो है वो डोडोमा है और मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी भी है। इसके अलावा यदि हम देखें तो तंजानिया के साथ जो सीमा साझा करने वाले अन्य देश हैं, जैसे हम यहाँ मानचित्र में देखें तो हमें लोकेट हो रहा है कि ये तंजानिया है और यहाँ केन्या इसके साथ सीमा साझा करता है, युगांडा सीमा साझा करता है, रवांडा सीमा साझा करता है, बुरुंडी सीमा साझा करता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ सीमा साझा होता है और जोम्बिया और उसके साथ साथ मलावी के साथ सीमा साझा होता है और मोजाम्बिक भी इसके साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि केन्या, युगांडा और तंजानिया के बीच में एक झील है जिसे विक्टोरिया झील कहा जाता है और इस विक्टोरिया झील से ही अफ्रीका में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम होता है और इस विक्टोरिया झील से जो है भूमध्य रेखा भी पास होती है, भूमध्य रेखा भी निकलती है और विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहन पर 100% वाहन कर में छूट दी है? ऑप्शन है हमारे पास केरल, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु सरकार ने परिवहन और गैर परिवहन इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% वाहन कर में छूट दी है। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में एक राज्य है जिसकी राजधानी चेन्नई है और यह भारतीय मुख्य भूमि यहाँ पर जो है भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी भी स्थित है और राज्यपाल यहाँ के हैं बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी। इसके अलावा तमिलनाडु का जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नारी खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो ड्यूगोंग के लिए जानी जाती है। ड्यूगोंग एक प्रकार की समुद्री गाय है जो कि सुवेद्य है, IUCN की रेड लिस्ट में उसके लिए ये प्रसिद्ध है। यदि हम इनकी लोकेशन देखें तो हम पाएंगे कि जो यहाँ श्रीलंका है और ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ मन्नार की खाड़ी है श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में। तो चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट किस शहर में शुरू किया गया? ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट किस शहर में शुरू किया गया? ऑप्शन है अहमदाबाद, नागपुर, नई दिल्ली, मुंबई। तो इसका आंसर होगा नागपुर। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे और वहाँ के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने संयुक्त रूप से भारत के पहले ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट का नागपुर में उद्घाटन किया और इस ई संसाधन केंद्र का नाम जो है न्याय कौशल रखा गया। यदि हम भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान देखें तो यह प्रावधान हमें अनुच्छेद 124 से 147 तक प्राप्त होता है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कारेट संयुक्त नौसैन्य अभ्यास
का संबंध किन दो राज्यों से है, यानी किन दो देशों से है। ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, नेपाल और चीन, अमेरिका और बांग्लादेश। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच ये नौसेना अभ्यास है। बांग्लादेश और यूएसए के नौसेनाओं ने कैरेट नामक एक संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में किया है। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से कौन प्रकाशित करता है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन है हमारे पास वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ऑप्शंस ये आपके सामने हैं और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।